हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग में मैंने आपको ये बता दिया था कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और कौन कौन से क्षेत्र में आपको नमूना जांच नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क, नमूना जोखिम। तो देखो बच्चों, सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है इसको समझना। आप बताओ सैम्पलिंग में क्या रिस्क हो सकती है, एक बार आप अपने हिसाब से बताओ कि अपन किसको नमूना जोखिम कहेंगे। देखो सिकंदर एक ऐसा जिसमें श्योरिटी नहीं होती कि पता नहीं सारा सही है कि गलत है, और आप बिना श्योरिटी के राय दे रहे हो, आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हो आप। भाई आपने बिस्तर जांच करी या नमूना जांच करी, ये आपका लुकआउट है। ये आपको करना है कि हमें बिस्तर जांच करनी है या फिर नमूना जांच करनी है। लेकिन राय तो राय होती है, चाहे नमूना जांच करो चाहे बिस्तर जांच करो, राय तो सही होनी चाहिए। तो फिर इसमें जोखिम क्या है, जोखिम कब होती है बताओ। जब सैंपल टोटल को रिप्रेजेंट ना करे, अर्थात नमूना जांच से दी गई राय, नमूना जांच से दी गई राय विस्तृत जांच से दी जाने वाली राय से भिन्न हो। तो ये डिफरेंस क्यों आया है भाई। आप डिटेल में चेकिंग करके ओपिनियन देते वो अलग होती, और नमूना जांच करके ओपिनियन दे रहे हो तो आपके ओपिनियन अलग है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, नमूना जोखिम कहलाती है, सैम्पलिंग रिस्क कहलाती है। समझ में आ गया। तो अगर ऑडिटर की राय टोटल को चेक करके दी जाए और नमूना को चेक करके दी जाए और दोनों राय सेम है तो कोई सैम्पलिंग रिस्क नहीं है। लेकिन अगर राय अलग अलग हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, सैम्पलिंग रिस्क है। समझ में आ गई बात। अच्छा ये बताओ, ऑडिट प्रोसीजर पढ़ी है आपने मेरे से, कितने प्रकार के अंकेक्षण प्रविधि बताई थी। 2 प्रकार की, कौन कौन सी, जोखिम निदान प्रविधि और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधि। अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधि मैंने आपको 2 प्रकार की बताई थी। अतिरिक्त अंकेक्षण प्रविधि 2 प्रकार की बताई, कौन कौन सी, नियंत्रणों की जांच यानी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रणों की जांच, और एक बताई थी मैंने आपको कौन सी, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी 2 टाइप की बताई थी, कौन कौन सी, विवरणों की जांच और विश्लेषणात्मक प्रविधि। विवरणों की जांच और विश्लेषणात्मक प्रविधि, यहां तक समझ में आ रहा है। नियंत्रणों की जांच में हम किसको चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। विवरणों की जांच में हम किसको जांचते हैं, लेन देनों को, शेषों को, बैलेंस शीट के बैलेंस और जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी जांच पड़ताल करते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है, आवाज नहीं आ रही, बताओ यहां तक की बातें क्लियर है क्या। किसकी जांच पड़ताल करते हैं अपन,
आंतरिक नियंत्रण तंत्र की, और इधर किसकी जांच पड़ताल करते हैं, लेन देनों की। बताओ क्या मैं सिस्टम की जांच पड़ताल करते टाइम सैंपलिंग कर सकता हूं? अगर मैं सैंपलिंग यूज कर रहा हूं तो क्या मैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जांचते समय सैंपलिंग यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? देखो ऐसा नहीं है, आप सिस्टम में भी सैंपलिंग यूज कर सकते हो। नहीं समझे सर? कैसे? आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, लगभग एक बार तो एक टेस्ट तो सारे ही सब्जेक्ट के हो ही लिए, अकाउंट्स का बाकी है बस। आपने एक बात गौर करी कि जिस बच्चे के एक बार उनको बोलना बेटा ये तो माइक तो भूल है, अंदर से बोलते एक बार आवाज लगा दो। तो देखो बच्चों, आप बताओ, आपने मॉक टेस्ट में एक बात गौर करी, अगर किसी बच्चे के ऑडिट में बढ़िया नंबर आए हैं, ऑलमोस्ट उसके बीओ में भी बढ़िया आए हैं, उसके आरएसआर में भी बढ़िया आ रहे हैं, और जिसके कम आ रहे हैं उसके सब में ही कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, ये समझ में आता है, कोई सब्जेक्ट उसके कम समझ में आई, किसी के ज्यादा समझ में आई, 19-20 का फर्क पड़ रहा है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कोई को ऑडिट में 25 आ रहे हैं तो बीओ में 50 आ गए, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फर्क किस चीज का है? फर्क है सिस्टम का। क्या आप उन चीजों को कितनी गहराई से समझ रहे हो? और आदमी की जो आदत होती है ना, वो चेंज नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की आदत है चीजों को व्यवस्थित रखने की, तो वो हर चीज को व्यवस्थित रखता है। जैसे किसी की आदत है कि साहब मैं टाइम पर पैसा लेऊंगा, तो वो टाइम पर पैसा देता भी है, क्योंकि उसको वैसी आदत पड़ गई। तो कहानी सिस्टम की भी ऐसी है। अगर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सही है, तो आप ये मान सकते हो कि बाकी सिस्टम भी क्या होंगे, सही होंगे। आप ऐसा मान सकते हो। तो सिस्टम में भी सैंपलिंग की जा सकती है, तो लेन देन और शेषों को जांचने में भी सैंपलिंग की जा सकती है। दोनों में क्या की जा सकती है, सैंपलिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे जोखिम कैसे उत्पन्न होगी, आप बताओ। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपने चेक किया, तो इसमें क्या जोखिम हो सकती है? क्या जोखिम हो सकती है बताओ? आपने सिस्टम चेक किया, एक पर्टिकुलर सिस्टम चेक किया, और वो सिस्टम क्या था, प्रभावित था। तो आपने क्या मान लिया कि सारे सिस्टम क्या है, सही है। सारे सिस्टम क्या है, सही है, जबकि वास्तव में सारे सही नहीं थे। जो आपने चेक किया वो सही था। इससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी बताओ? आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम को चेक किया, वो ठीक था, तो आपने क्या मान लिया, सारे ही ठीक हैं। इससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी? आप विश्वास ज्यादा करेंगे, तो यहां पर जोखिम उत्पन्न हुई अधिक विश्वास की। अधिक विश्वास की जोखिम उत्पन्न हुई। समझ में आ रहा है? अगर आप सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करते हो तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे आता है, इस पे आता है। कैसे आता है बताओ? आपको लगेगा कि सिस्टम सही है तो गड़बड़ होने के चांस कम है, तो यहां पर आप काम करना क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो जोखिम उत्पन्न हो जाएगी। भाई कॉमर्स वाले बच्चे जूनियर अकाउंटेंट में कम सेलेक्ट होते हैं, किसके कंपेयर में, आर्ट्स और साइंस वालों के कंपेयर में। और ये फैक्ट है, इसमें कोई काल्पनिक बात थोड़ी कह रहा हूं, हम तो इतनी बार जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स करा चुके। बताओ ऐसा क्यों है? ओवर कॉन्फिडेंस। मजेदार बात देखो, कॉमर्स वालों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अकाउंट्स में गलत होते हैं। नहीं, बात बनबीक की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई गिलास में पानी भरा हुआ है पहले से और मैं उसमें भर रहा हूं, और तो पानी नीचे गिरेगा ही,
और कोई गिलास खाली है, उसको भराई हमने, तो गिरेगा क्यों? आप कॉमर्स के कितने बच्चे हो बताओ? ये इतने सारे बच्चे हैं, इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा बीआरएस पढ़ा आपने? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 11th-12th में पढ़ा होगा। क्या तरीके से पढ़ाया गया था आपको? बैंक रिकंसिलेशन 11th-12th में आपको क्या तरीके से पढ़ाया गया था कि बैलेंस एज पर पासबुक, फिर ये ऐड कर दो, ये लेस कर दो, और किस पे पहुंच जाओ? बैलेंस एज पर कैश बुक। पर मनी सर ने तो अलग ही तरीके से बताया है, उनका तरीका अलग है और आपका तरीका अलग है। हो सकता है आपको मनी सर का तरीका समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप तो पहले से भरे हुए थे। अब उसको डिलीट करके नए तरीके को एडजस्ट करने में तकलीफ है, और किसी ने पहली बार सीखा ही किससे है? मनी सर से। तो वो उस तरीके को अपनाएगा और सारे क्वेश्चन धनाधन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप ज्यादा विश्वास करते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलतियां होती हैं। इसका उल्टा लेते हैं, आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया और एक पर्टिकुलर सिस्टम क्या था बताओ? कमजोर था। तो आपने क्या मान लिया कि सारा ही कमजोर है, मतलब आपने विश्वास क्या किया? तो यहां पर जोखिम कैसी हुई? न्यून विश्वास की जोखिम। आप मुझे बताओ न्यून विश्वास में जोखिम क्या है? नहीं, कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा, जोखिम क्या है? अगर आप विश्वास कम कर रहे हो तो बताओ लेन देन को ज्यादा जांचोगे कि कम जांचोगे? तो फिर इसमें जोखिम क्या है? ये तो बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया है। बताओ, मैं आपको नाम भी बता देता हूं। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का मैंने बैच पढ़ाया। ऑफलाइन कई बच्चे आते थे, ऑनलाइन भी पढ़ते थे, लाइव क्लास भी होती थी। तो एक लड़का हैंडीकैप्ड, नाम प्रशांत चौधरी, वो हमारा दीवाना सा हो गया। होते हैं कई टीचर के फैन हो जाते हैं। बोले सर मैंने इतनी जगह पढ़ लिया लेकिन आप लोगों का तो तरीका ही अलग है। और वो रोज ही लगभग एक बार दिन में मैसेज करके बात कर ही लेता था, कोई ना कोई पूछ ही लेता था। बहुत पढ़ता था लड़का, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो जरूरत से ज्यादा ही पढ़ता था। तो उसने क्या किया, उत्कर्ष का ऐप का भी कोर्स खरीद लिया। भाई कईयों के पास तो एक जगह ही पैसे देने के लिए नहीं होते, कईयों के पास जरूरत से ज्यादा होते हैं। उत्कर्ष का ऐप भी ले लिया। एक कोई टीचर है मुकेश पंचोली जी करके, उनका भी ले लिया। देखो मेरे को तो नाम भी उसने ही बताया था। अच्छा, उनके नोट्स वोट्स मेरे को व्हाट्सअप करता, सर देखो ये नोट्स है मेरे पास, मैं ये पढ़ रहा हूँ। मार्केट से गाइड भी उठा लाया, सर ये बुक कैसी है बताओ। तो मैं उसको कह के थक गया कि बेटा एक को पढ़ ले, उसको ढंग से पढ़ ले। मैं ये नहीं कह रहा तू मेरे को ही पढ़, किसी एक को पढ़ ले, उसको ढंग से पढ़ ले। नहीं, सबको पढ़ना। ऐसा रायता फैलाया कि जो पेपर हुआ ना उसमें इतने आसान आसान से क्वेश्चन जो सब बच्चों के सही हो रहे हैं पर उसके गलत हो रहे हैं। अब देखे आया पेपर और कहता है सर मेरा तो सिलेक्शन मुश्किल ही हो, मेरे तो इतने ही सही हुए। मैंने कहा दादा तो ये नोट्स में देख एज इट इज लाइन लिखी हुई है और उस लाइन से उठ के एज इट इज क्वेश्चन आया, तेरे से फिर भी गलती हो रही है। सर मैं कंफ्यूज हो गया। बताओ कंफ्यूज क्यों हुआ वो? तो तुम चार जगह से चार चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही होगा ना। तो ज्यादा प्रयास करने का मतलब ये नहीं कि जोखिम नहीं होगी। अगर हमने ज्यादा, भाई विश्वास कम हो रहा है, विश्वास कम है तो आप ज्यादा मेहनत करोगे। ज्यादा मेहनत करने से आपकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप में डलनेस आ जाएगी, आप लास्ट में जाके कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर दोगे। तो ये भी एक जोखिम है। तो बताओ नमूना जोखिम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से कितने प्रकार की? दो प्रकार की, अधिक विश्वास की जोखिम और न्यून विश्वास की जोखिम। अधिक विश्वास की जोखिम से
आप ऑडिट में जांच पड़ताल ही क्या करोगे, कम करोगे, और न्यून विश्वास की जोखिम से जांच पड़ताल ज्यादा करोगे तो आपकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों लेन देनों की जांच या सेसों की जांच, आप ऑडिट करने गए, आपने 2-4 बिल वाउचर चेक किए, कितने किए, 2-4 ही बिल वाउचर चेक किए, और वो सारे के सारे क्या मिले, सही, कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली, सब बिल थे, एंट्री थी, सब सही थी, तो आपने क्या मान लिया कि सारे लेन देन क्या हैं, सही हैं। इनफैक्ट सारे सही नहीं थे, जो आपने चेक किए वो क्या थे, सही थे, कुछ गलतियां थी जो आपके पकड़ में नहीं आई, पर आपने सबको ही क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसको कहते हैं गलत स्वीकार करने की जोखिम, गलत तरीके से आपने स्वीकार कर लिया। बोलो समझ में आ रही है चीजें, क्या कर लिया आपने, गलत स्वीकार कर लिया, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के परिणाम है। ऐसे ही इसका उल्टा करते हैं, आपने 2-4 लेन देन को चेक किया और वो लेन देन क्या थे, गड़बड़ थे, तो आपने क्या मान लिया कि सारे ही गड़बड़ है, जबकि ऐसा नहीं था। तो बताओ ये जोखिम कैसी हुई, गलत अस्वीकार करने की जोखिम, और ये होती है बच्चों नमूना जोखिम। तो नमूना जोखिम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से संबंधित होती है, अधिक विश्वास, न्यून विश्वास, लेन देनों से संबंधित होती है, गलत स्वीकार करना या फिर गलत तरीके से अस्वीकार करना। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है। इन दोनों सिचुएशन में आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो, जिससे आपकी राय क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, राय क्या दे दोगे आप, गलत दे दोगे। और इन दोनों सिचुएशन में आप लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो, यहां पर राय तो गलत होगी नहीं, लेकिन आपकी राय जो दोगे उसमें इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप जबरदस्ती के प्रयास डालोगे, तो जो प्रभाविकता है ऑडिट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सा बताऊं, गलत स्वीकार करना, दोबारा बता देता हूं, आपने 2-4 चीजों को चेक किया, वो बिल्कुल क्या थे, सही थे, आपने क्या मान लिया, सब सही है, और राय क्या दे दी, ट्रू एंड फेयर, जबकि वास्तव में कुछ क्या थी, गड़बड़ थी, तो राय गलत देती है आपने साहब। समझ में आ रहा है। इसका उल्टा कर दो, आपने 2-4 बिल वाउचर चेक किए, वो गड़बड़ थे, तो आपने क्या मान लिया कि सारे ही गड़बड़ है, जबकि सारे गड़बड़ नहीं थे। तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्रयास करोगे, एक्स्ट्रा प्रयास करके भी रिजल्ट आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बोलो समझ में आ रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से राय गलत होती है, और लो कॉन्फिडेंस की वजह से ऑडिट की इफेक्टिवनेस कम होती है। इसको कहते हैं अपन नमूना जोखिम। नमूना जांच से संबंधित जोखिम, नियंत्रणों की जांच के संबंध में, विवरणों की जांच के संबंध में। नियंत्रणों की जांच के संबंध में या तो न्यून विश्वास की जोखिम या अधिक विश्वास की जोखिम, और विवरणों के संबंध में गलत स्वीकार करने की जोखिम या गलत अस्वीकार करने की जोखिम। इस तरीके से आपकी 4 तरीके की क्या होती है, ये जोखिम होती है। समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका कोई इलाज, भाई जोखिम तो रहेगी, अगर आप नमूना जांच करोगे तो जोखिम तो रहेगी, इसका कोई इलाज है क्या, है? देखो अंकेक्षण में जोखिम को कभी भी 0 नहीं कर सकते, तो आप ये जोखिम का निर्धारण करो और उसका लेवल देखो। अगर उस जोखिम का लेवल आपके स्वीकार्य स्तर तक है तो कोई टेंशन नहीं है, राय दे दो। ये स्वीकार्य स्तर क्या होता है जी, एक्सेप्टेबल लेवल, बताओ क्या होता है, जितनी जोखिम अंकेक्षक लेने को क्या है, तैयार है, उसको क्या कहते हैं, स्वीकार्य स्तर कहते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो, आप बताना बेटा, आपने नमूना जोखिम का निर्धारण किया, समझ में आ रहा है,
जोखिम का लेवल आपके स्वीकार्य स्तर से ज्यादा है, आपकी सहन शक्ति से ज्यादा है। तो बताओ ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जोखिम को कम करेंगे। कितना कम करना चाहेंगे? स्वीकार्य स्तर तक। और जोखिम को कम करने के लिए क्या करें? नमूना आकार बढ़ा दो, सैंपल साइज बढ़ा दो, ज्यादा चीजों को चेक करो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर जोखिम का लेवल आपके स्वीकार्य स्तर से कम है तो क्या करेंगे? बताओ, तो क्या करेंगे? तो इग्नोर करो। काहे को टेंशन ले रहे हो? नहीं समझे? मैं आपको बात बताता हूं, जो मेरी सगाई पताई की बातें चल रही थी, चलो आपको मजाक आ रहा है, ये हकीकत घटना है। तो साहब उन दिनों की बात है, मुझे आज भी याद है कि एक इंदौर की लड़की थी जिसका ऑफर आया हुआ था, और इंटीरियर डिजाइनर थी वो। ठीक है, लड़की का बाप पैसे भी लगा रहा था और ऊपर से इंटीरियर डिजाइनर भी थी। इंदौर की लड़की थी, पुणे में जॉब करती थी। 12 लाख की 13 लाख का उसका उस टाइम पैकेज था इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ पे। एक साहब मुकुंदगढ़ की लड़की थी जो डॉक्टर थी, एमबीबीएस, उसका रिश्ता आया हुआ था। एक सीकर की लड़की थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका रिश्ता आया हुआ था। और एक जयपुर की लड़की थी जो कुछ नहीं थी, उसका रिश्ता आया हुआ था। समझ रहे हो? तो मेरे पापा ने जयपुर वाली लड़की को सेलेक्ट किया कि ये लड़की ठीक है अपने लिए। मैंने कहा पापा बाकी सब कमाने वाली हैं, ये खाने वाली है। बोला देख, बाकी के परिवार को हम नहीं जानते, किसी के रेफरेंस से रिश्ते आए, और इस परिवार को हम पहले से जानते हैं। लड़की की तारीफ बहुत सुनी हुई थी, क्योंकि मेरी जो चाची जी हैं और मेरे जो ससुर जी हैं वो दोनों भाई बहन थे धर्म के। मेरी चाची जी के कोई भाई नहीं था, 7 बहनें हैं मेरी चाची जी, और कोई भाई था नहीं। मेरी चाची जी के जो पिताजी थे वो रेलवे में बाबू थे। तो यहाँ अपने राजस्थान में रिंगस जंक्शन है, वहां पे उनकी नौकरी लगी हुई थी। तो वो जो बाबूजी थे और उनकी जो बच्चियां थी, रिंगस में ही एक मकान किराए पे लेके रहते थे। और वो मकान ऐसा था जिसमें कोई 10-15 किराएदार रहते थे, बड़ी हवेली टाइप की। लोग उसे पागल खाना कहते थे। आज भी अगर आप में से कोई रिंगस साइड का है क्या, बेटा रेलवे स्टेशन के पास में जाके किसी को पूछे ना पागल खाना कहाँ है, हाँ पूछ लेना, मेरा तो ससुराल है। और उस पागल खाने में मेरी वाइफ ने जन्म लिया था। और जो मेरी चाची जी के बाबूजी थे उन्होंने ही उनको पाला पोसा। तो मेरे जो ससुर जी हैं उनको मेरी चाची जी के बाबूजी जो थे उन्होंने उनको अपना बेटा बना लिया कि तू मेरा बेटा है, और इन सब बहनों का भाई तू है। तो मेरे ससुर जी, सब पहले के जमाने के लोग बड़े बात के धनी होते थे, वो धर्म भाई बन गए, उन सबको बहन बना लिया और सारे रिश्ते निभाते थे। तो मेरे जो पापा और मेरे ताऊ जी जो थे वो बड़े प्रभावित थे, यार ये आदमी गजब का आदमी है, धर्म का भाई है पर सारे रिश्ते निभाता है, क्योंकि हमारे घर आना जाना था। बोले यार धर्म का भाई होकर इतना रिश्ता निभा रहा है, सोचो खुद की बेटी का तो क्या रिश्ता निभाएगा। तो उनका ऑफर आया मेरे पापा को, और ये सारी चीजें इग्नोर कर दी उन्होंने और एक्सेप्ट कर ली। जोखिम तो फिर भी है ही, है कि नहीं है? जोखिम को न्यून नहीं कर सकते आप, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। फिर मैंने कहा पापा देखो ये कमाएगी भी नहीं, और सेवा पानी की बात है तो आप लोगों की तो कर लेगी, मेरी गारंटी है नहीं। तो बोले देखिए इतनी चलेगी, इतना तो चलेगा। तो जो आपके स्वीकार्य स्तर तक आ जाए उतनी जोखिम लेने के लिए आप क्या हो, तैयार हो। बोले समझ में आ गया?
तो नमूना जोखिम का निर्धारण करो, फिर अपना लेवल देखो। अगर वो आपके लेवल के अंदर अंदर में आ रही है तो जोखिम लेके भी ऑडिट कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपके लेवल से ऊपर की जोखिम है तो उसको कहां तक लेकर आओ, लेवल तक लेकर आओ। और अगर वो संभव नहीं है तो नमूना जांच का विचार त्याग दो, विस्तर जांच करो। बोलो, समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें सैंपलिंग करनी है, नमूना जांच हमको करनी है। इसका मतलब हमें टोटल में से क्या निकालना है? सैंपल। सैंपल निकालने का मेथड क्या हो, सैंपल कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि सैंपल का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। सैंपल का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है कि सैंपल कैसे सेलेक्ट करें। नहीं समझे? जैसे आप अपने कैरियर में, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आईएएस कर सकते हो, आरएएस कर सकते हो, एलडीसी कर सकते हो। आपको एक सेलेक्ट करना है, तो कौन सा सेलेक्ट करें? ठीक है, अब आपने जूनियर अकाउंटेंट को तय किया, इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं भाई, प्लस भी है तो माइनस भी है। हमें बहुत सारे में से कुछ नमूने का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन कैसे करें, कौन सी विधि अपनाएं? तो मैं इसमें दो चीजें पढ़ाऊंगा बच्चों। एक तो नमूना जांच की अप्रोच, नमूना जांच करते टाइम आपकी अप्रोच क्या हो, यानी कि उपगमन। नमूना जांच की अप्रोच क्या हो, उपगमन क्या हो। और एक बताऊंगा नमूना जांच की विधि, मेथड क्या हो। अप्रोच की बात करते हैं बच्चों। नमूना जांच के लिए दो प्रकार की अप्रोच होती है। कितनी अप्रोच होती है? दो। एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसे अपन क्या कहते हैं? सांख्यिकीय, सांख्यिकीय उपगमन। और एक होती है नॉन स्टैटिकल अप्रोच, गैर सांख्यिकी उपगमन। दो प्रकार की अप्रोच है आपके पास, एक स्टैटिकल और एक नॉन स्टैटिकल। ये मेथड नहीं है, ये अप्रोच है। ये दो तरीके से आप नमूना जांच कर सकते हो। आपको पहले ये बताता हूं नॉन स्टैटिकल अप्रोच क्या है। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ऑडिटर कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करता, कोई वैज्ञानिक विधि प्रयुक्त नहीं होती, कोई वैज्ञानिक विधि नहीं। तो सर फिर सैंपल का सिलेक्शन करेंगे कैसे? कोई पहले से टेस्टेड मेथड नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है? आप बताओ, आपको तैरना आता है? तैरना आता है आपको? आपको थोड़ा बहुत आता है। आप में से किसको आता है तैरना? सिकंदर को आता है, उनको भी आता है। सिकंदर, आपने तैरना कहां से सीखा? आपके वहां पर नहर है और उसमें कूद गए? पहले छोटी नहर है, उसमें मेंढक के तौर पे तैरे। देखो, शहर में और गांव में यही फर्क है। मेरे पापा को भी बहुत बढ़िया तैरना आता है, थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। मतलब मैं पानी में डूबूंगा तो नहीं, लेकिन मैं तैराक भी नहीं हूं। मेरे पापा मालूम है कैसे सीखे? गांव में बावड़ी हुआ करती थी, उसमें कूद कूद के नाना के सीख गए, तैरना सीख गए। और हमने एक ट्रेनर हायर किया था। मैं तो जयपुर आके सीखा हूं। स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जब गए, वहां पे एक ट्रेनर हायर किया, कोच हायर किया, उसने हमसे फीस ली, उसने हमको तरीके बताए। पहले तो हमको सबसे पहले तैरने में सिखाया कि भाई आपको कुछ नहीं करना, बस पानी में सो जाओ। पहले सोना सीखो, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाना सीखो कि आपकी बॉडी ऊपर रहे। तो वो सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हाथ पैर मारना सिखाते हैं। हम तो ऐसे सीखे और वो ऐसे सीख गए। हमारी टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक थी और उनकी देसी थी। तैरना दोनों को आता है, तैरना दोनों को आता है। तो मेथड आप जो सैंपल निकाल रहे हो, ये जरूरी नहीं है वो साइंटिफिक हो। तो सर फिर इसमें सैंपल का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? ये अंकेक्षक का क्या है?
निजी निर्णय है। ऑडिटर को जो ठीक लगेगा उसको चेक करेगा, ऑडिटर को जो ठीक लगेगा उसको चेक करेगा, जो ठीक नहीं लगेगा उसको छोड़ देगा। बोलो समझ में आ रही बात? तो लोग जब ऑडिटर ये निर्णय लेता है तो ऑडिटर के ऊपर टारगेट करते हैं कि साहब तुम तो पक्षपात कर रहे हो, तुमको जो ठीक लग रहा है वो चेक कर रहे हो, जो तुमको ठीक नहीं लग रहा वो चेक नहीं कर रहे। तो ये नमूना जांच कैसे हुआ? ये कुल का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? नहीं समझे? मुझे मालूम है कि कौन सा बच्चा मैं पूछूंगा तो उसका आंसर दे देगा, तो मैं उससे पूछूं खाली, ताकि मैं अपने आप में सेटिस्फाइड रहूं कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो जवाब दे ही देगा। तो ये नमूना जांच कैसी हुई? लोग ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि अंकेक्षक की ये अप्रोच कैसी अप्रोच है? पक्षपातपूर्ण है। तो जो चीज पक्षपातपूर्ण है वो सही निर्णय कैसे देगी? सही निर्णय के लिए तो पक्षपात रहित होनी चाहिए। तो जब ऑडिटर को ये बात कही जाती है कि तुम तो पक्षपात कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से तुम डिसीजन ले रहे हो, तो ऑडिटर कहता है भाई तुम्हारी सारी बातें सही है, पर अनुभव भी तो कोई चीज है। हम हमारे अनुभव के आधार पे क्या कर रहे हैं? चीजों को चेक कर रहे हैं। तो बताओ ये अप्रोच किसके ऊपर आधारित होती है? अनुभव पर आधारित होती है। हालांकि मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता, मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा हूं वो सही है। ऐसा होता है क्या? ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। मेरी बेटी के पता नहीं अचानक से पेट में भयंकर दर्द हुआ, रोने लग गई। अब बच्चे तो रोने लग जाते हैं और क्या करेंगे। उसके पेट में भयंकर तरीके से दर्द हुआ तो मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या हो गया इसकी? मैंने कहा ले बेटा तेरे को डॉक्टर के लेके चलता हूँ। मेरी मम्मी ने रोक लिया कि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा डॉक्टर को दिखाऊं, इसके पेट में दर्द हो रहा है। बोले अरे डॉक्टर का काम नहीं है ये। तो मैंने कहा क्या काम है? बोले इसके धरण हो गई। मैंने कहा ये क्या होती है? बोले धरण हो गई इसके, ये भी ठीक हो जाएगी। एक काम कर, हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं, बोले उनके पास ले जा, चुपचाप ही बिना बोले ही, और उनको बोल देना कि अपने पैर का अंगूठा लगा दे। पैर का अंगूठा लगा दे? बोले जो लोग उल्टे पैदा होते हैं ना, उनके पैर का अंगूठा लगवा दो, यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, बोले धरण ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अरे मम्मी, अरे कैसी बातें करते हो, दवा की जरूरत है। बोले तेरी दवा लेनी है ले लेना, पर जो मैं बोल रही हूँ वो काम कर। तो साहब मैं लेके गया, उसमें पैर रखा और उसमें एक कंडीशन थी कि बिना बोले ही जाना है और बिना बोले ही आना है, चुपचाप ही जाओ और चुपचाप आ गए। फिर मम्मी ने कोई अजवान की पता नहीं क्या बनाई थी, एक फांकी टाइप की सी, वो दे दी। घंटे 2 घंटे में तो वो खुश, खेलने लग गई मस्त एकदम। मम्मी कहती देख डॉक्टर के जाता, 500 रुपये तो वो फीस लेता, 1500 रुपये की जांचें करा लेता और 500 रुपये की दवा दे देता और 3 दिन पहले ठीक होती नहीं। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ? तो मम्मी ने कहा बेटा अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसे तेरे को डॉक्टर के ले जाती मैं, तो मैं डॉक्टर की बैठी रहती, तेरे तो हर दूसरे दिन पेट में दर्द हो जाता था। मैंने कहा है? बोला हम तो ऐसे ही पड़ गए। बात समझ रहे हो? अब मैं ये कहूंगी इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव करके बताओ आप कि धरण होती है कोई? डॉक्टर की भाषा में धरण नाम की कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे हैं और कईयों ने ऐसा किया भी होगा, शायद आपने भी किया होगा ऐसा, और इलाज होता भी है, पर साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, इसलिए ऐसा मत समझना कि ये कोई मेथड नहीं है या कोई तरीका नहीं है। ये भी नमूना जांच का एक तरीका है, पर आप इसको वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ये जोखिमपूर्ण होता है। अगर कल को कोई भी गड़बड़ हो गई ना, अब मान लो मेरी बच्ची के ठीक नहीं होता और तबीयत उसकी और ज्यादा खराब हो जाती, तो पब्लिक मालूम है मुझे क्या कहती? ये देखो सीए, पढ़ा लिखा आदमी,
ऐसे अंधविश्वासों में फंस गया। लोग ऐसे कहते मुझे और मैं नीची गर्दन करके सुनता। ऑडिटर के साथ यहां पर ऐसा होगा, तुम्हारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तुमने पक्षपात किया है, इसलिए यह अप्रोच अंकेक्षक के लिए क्या है, जोखिमपूर्ण है। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हो, साइंटिफिक, अभी देखो क्या हुआ, मनीष सर का पिछले 2-3 दिन से दिमाग ज्यादा खराब हो रखा है, क्योंकि इसके इक्के दुक्के, मतलब इन एक वीक में 2 दोस्त चले गए हमारी उम्र के ही। और कैसे गए, बैठे बैठे ही, साइलेंट अटैक। तो मनीष ने कहा, देख जुगल ये जिंदगी हो गई, तो सुबह आए शाम को मैं लेके जाऊं तेरे को घर, सोच। बोले ये जिंदगी है। मैं कह, ऐसे मतलब मालूम नहीं चलता क्या किसी को थोड़ा सा भी कि मैं जाने वाला हूं? बोले मालूम चलता तो जाता ही क्यों? बोले मालूम ही नहीं चलता। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? तो मनीष ने मालूम मुझे क्या कहा, बोले ये अपन ने वैक्सीन के दोनों डोज लगाए ना, ये उसका प्रभाव है। मैं कहा यार तू यार कैसी बातें कर रहा है, तूर में ऐसी बात बोलेंगे पढ़े लिखे आदमी, ये कोई बात हुई? अब बताओ, अगर आदमी दोनों डोज लगा के वाकई में मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइंटिफिक प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है कि उस आदमी की डेथ उसकी वजह से नहीं हुई है। जोखिम तो है पर साइंटिफिक प्रूफ है, इसलिए आप जोखिम लेके काम करें। तो कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए आपको? सांख्यिकी अप्रोच अपनाना चाहिए। लेकिन 99% ऑडिटर कौन सी अपनाते हैं? बताओ क्यों? ये ज्यादा प्रयुक्त होती है, ये अधिक प्रचलन में है, अधिक प्रयुक्त होती है। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि इसको उपयोग में लेना क्या है, आसान है। करना क्या है इसमें? कोई फॉर्मूला लगाना है क्या? कोई दिमाग लगाना है? नहीं, जजमेंट लेना है, जो आपको ठीक लगे उसको चेक करना है। इसे सबसे ज्यादा प्रयुक्त ये अप्रोच होती है। तो सर फिर सांख्यिकीय अप्रोच क्या है? अगर किसी भी सैंपलिंग में 3 बातें हो तो उस अप्रोच को अपन क्या कहते हैं? सांख्यिकीय अप्रोच। पहली बात, अगर नमूने का चयन, अगर नमूने का चयन देव निर्दर्शन, देव निर्दर्शन, देव निर्दर्शन का मतलब होता है रैंडम, रैंडम आधार पर हो, देव निर्दर्शन आधार पे हो, तो इस अप्रोच को अपन क्या कहते हैं? स्टैटिकल अप्रोच। क्या समझे बच्चों? देव निर्दर्शन किसको कहते हैं? रैंडम सिलेक्शन किसको कहते हैं? हाँ, कुछ फिक्स नहीं है। क्या आपने कभी किया ऐसा? आपका तो मालूम नहीं, लड़कों ने तो सबने किया हुआ होगा। किया आपने कभी? चलो याद दिलाते हैं, भूल गए होंगे आप। ये बच्चा बताएगा क्रिकेट खेला है कभी? ऑलमोस्ट लड़कों ने खेला ही होगा, एक बार तो खेला ही होगा जीवन में। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, मोबाइल पे नहीं, नहीं नहीं, देखो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, 2 टीम बनती है अलग अलग, एक टीम अलग बन गई, एक टीम अलग बन गई। अब क्या होता है, जो भी क्रिकेट खेलता है ना, वो पहले बैटिंग लेना चाहता है ताकि बैटिंग कर लो, फिर जब बॉलिंग का टाइम आए भाग जाओ घर। जब कौन मेहनत करेगा, बैटिंग कर लो। ऐसे भी करते थे। तो हम लोग ये कि भाई पहले हम बैटिंग करेंगे, सामने वाला कह रहा नहीं हमारी टीम करेगी बैटिंग, तो ये तो फंस गया मामला। तो फिर हम क्या करते थे? टॉस करते थे। टॉस किससे करते थे? सिक्के से। और एक सिक्का लिया और उसको उछालते थे। बेटा किधर उछालते हैं सिक्का? यूं यूं फेंक देंगे सिक्का, या यूं ऊपर, कि हे देवता तू निर्देश दे कि क्या होगा। इसे देव निर्दर्शन कहते हैं। नहीं समझे? मजाक है। देव निर्दर्शन मतलब
हेड आएगा कि टेल आएगा? बताओ, हेड आएगा कि टेल आएगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, 50%। और टेल आने की, यानी कि सभी के चुने जाने के अवसर समान है। इसलिए मैं कल बोल रहा था कि समान शब्द यूज मत करो। अब बोल रहा हूं, अगर आपने नमूने का चयन इस प्रकार से किया कि सभी के चुने जाने के अवसर क्या हैं, तो वो रैंडम मेथड कहलाता है। और रैंडम मेथड इज ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एक सांख्यिकीय उपगमन है कि सभी के चुने जाने के अवसर क्या हैं, समान है। तो बताओ, इसमें पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा? ये कैसी विधि है? ये पक्षपात रहित विधि है। ये पक्षपात रहित विधि है। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ये जो लोग जुआ खिलाते हैं जैसे ड्रीम 11, आजकल खूब चल रहा है ना एड, अब यही चलेगा, आईपीएल का टाइम आ गया। ड्रीम 11 अपनी टीम बनाओ, और टीवी पे ऐड आ रहे हैं दनादन कि खली भी ऊपर ही टांक रहा है कि साहब सेकंड प्राइज 1 करोड़ का है, फर्स्ट प्राइज तो सोचो। और केवल 50 रुपए लग रहे हैं आपके, 49 रुपीज में एंट्री है। अपनी टीम बनाओ, खेलो, फिर लास्ट में एक स्टार मार करके लिखते हैं कि यह एक क्या है, गेम है, इसमें वित्तीय जोखिम है और इसकी आपको लत पड़ सकती है। अच्छा एक बात बताओ, ये कमाएंगे कि खोएंगे? 50 रुपए में करोड़ों रुपए दे रहे हैं। सर मिलेगा एक को, लूटेंगे अनेक को। ये लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हारेंगे कि जीतेंगे? बाकायदा प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल यूज करते हैं कि हारने की संभावना कितनी और जीतने की कितनी, कितने लोग हारेंगे, कितने लोग जीतेंगे। नट सेल में कमाई ये लोग करेंगे, आप नहीं करोगे। शेयर मार्केट में और क्या होता है, अगर आपने पैसा कमाया है तो किसी ने खोया है। आपके पास अगर ड्रीम 11 में 1 करोड़ आ गए तो उसको डिवाइडेड बाई 50 कर लेना, इतने की बद्दुआएं लेकर आया वो पैसे। इतने लोगों ने अपना पैसा खोया है, तब जाके आपके पास 1 करोड़ आया है। समझ लो, और उसमें भी कंपनी खा रही है वो अलग। तो क्या होता है बच्चों, स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं ना, उसमें प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत यूज होते हैं, प्रायिकता के सिद्धांत यूज होते हैं। तो इसके दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि साहब सांख्यिकीय उपगमन कब माना जाएगा, जब नमूने का चयन किस आधार पे हो, देव निर्देशन, पक्षपात रहित विधि है ये। दूसरी चीज, नमूना जोखिम का निर्धारण, कि साहब सैंपलिंग में जोखिम है या नहीं है, इसका निर्धारण यदि किसके आधार पे होता है, प्रायिकता के सिद्धांत पर। अगर आप रिस्क का डिटर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी यूज करके कर रहे हो तो इसका मतलब आप कौन सा उपगमन अपना रहे हो, सांख्यिकीय उपगमन। और तीसरी चीज, नमूना परिणाम का निर्धारण, सैंपलिंग के जो रिजल्ट्स हैं, नमूना परिणाम का निर्धारण आप किससे कर रहे हो, प्रायिकता के सिद्धांत पर। तो ये मान के चलना आप कौन सा उपगमन अपना रहे हो, सांख्यिकीय उपगमन अपना रहे हो। तो बताओ, स्टैटिस्टिकल अप्रोच समझ में आ गई? आपकी अप्रोच को स्टैटिस्टिकल अप्रोच कब माना जाएगा, जब नमूने का चयन देव निर्देशन आधार पे हो, जब नमूना जोखिम का निर्धारण प्रायिकता के सिद्धांत पर हो, और जब नमूना के जो रिजल्ट्स हैं उसका निर्धारण प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पर हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सांख्यिकीय उपगमन। देखो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में एक चैप्टर आता है, मैं आपसे पूछूं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अनुकूल बटे कुल।
जैसे एग्जाम्पल पूछता हूँ, आप बताना, ताश के पत्ते देखें कितने पत्ते होते हैं? 52। जोकर को छोड़ दो एक बार, कितने होते हैं? 52। कितने कलर के होते हैं? कलर तो दो होते हैं, लाल और काले। लाल में दो, ईंट और पान, और काले में चिड़ी और हुक्म। ताश के पत्तों को अच्छे से मिलाने के बाद एक पत्ता निकाला गया, इस बात की क्या संभावना है कि वो बादशाह होगा? टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। और ये तो गया अनुकूल, और कुल 52। 1/13 आंसर आ गया, 1/13। तो ऐसे ही ऑडिटर अगर सैंपलिंग रिस्क का डिसाइड करे कि मैं ये काम कर रहा हूं, कितनी रिस्क है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूले लगा लगा के, रिजल्ट्स का डिसाइड करे फॉर्मूले लगा लगा के, तो वो अप्रोच कैसी है? स्टैटिकल। और मेरे जैसे ऑडिटर कभी भी अप्रोच अपनाते ही नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी सीए फर्में हैं वो इस अप्रोच को काम में लेती हैं, क्योंकि उनके पास में सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग ही वो सैंपल का क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। बोलो, दोनों बातें समझ में आ गई? तो सांख्यिकीय उपगमन नमूना उपगमन 2 प्रकार की हो गई, सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकीय। हाँ बेटा। रैंडम का मतलब जिसमें सभी के चुने जाने के अवसर क्या हो? समान हो, कोई पक्षपात नहीं करे। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, तो प्रायिकता में बताती कि क्या पॉसिबिलिटी है होने की और क्या पॉसिबिलिटी है नहीं होने की। जैसे आप अपना एग्जाम देके आओ, पेपर भी अच्छा हो गया, पर और पेपर अच्छा देके आप बाहर आए और एकदम चेहरे पे खुशी, तो आप कहा यार मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। फिर आपने 4-5 अपने दोस्तों से बात करी, उनका भी अच्छा हो गया, तो आपकी खुशी पे थोड़ा सा ग्रहण लगा। आप सोच रहे थे कि मेरा ही अच्छा हुआ है, उनका भी अच्छा हो गया। फिर 5-7 दिन गए, आपने 50 लोगों के रिव्यू ले लिए, सबका ही अच्छा हुआ है, तो आपके समझ में आनी चीजें बंद हो गई। आपने हमको फोन मिलाया कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके पास क्या रिव्यू आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास 50 आए होंगे तो हमारे पास में 250 आए होंगे। यही तो होता है। मजेदार बात बताऊं बच्चों, पेपर देके आते ही दूसरे दिन ही व्हाट्सएप आने लग जाते हैं, सर कट ऑफ क्या जाएगी? मैंने कहा मैं आरपीएससी से पूछता हूं। मैं कैसे बता सकता हूं भाई, मैं कैसे बता सकता हूं कट ऑफ क्या जाएगी? पर बच्चे पूछते हैं। हाँ, आइडिया ही होता है, यही समझाना चाह रहा हूं, आइडिया होता है, गारंटी नहीं होती। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुई और मैं कह रहा हूं कट ऑफ 70% जाएगी। समझ रहे हो? आप यही चीज मनीष सर से पूछना एक बार। अरे सर उनसे नहीं पूछेंगे, वो 2 भजन सुना देंगे। पूछना, मनीष सर 65 बोलेंगे, फिर आप उनको क्रॉस बोलना है कि जुगल सर तो 70 बोल रहे थे, बोले उसका दिमाग खराब है। वो ऐसे ही बोलेंगे। कारण क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है जिसमें संभावना है, कम भी हो सकती है तो ज्यादा भी। लेकिन इसकी मेथड्स हैं, इसके फॉर्मूले हैं, आप उन फॉर्मूले को यूज करते हो तो ये विधि कैसी विधि कहलाएगी? वैज्ञानिक विधि। अच्छा ये बताओ, अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज करते हो और फिर भी जोखिम है, साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो फिर भी जोखिम है, आपने जांचे परखे फॉर्मूले यूज किए फिर भी जोखिम है, तो ऑडिटर के लिए यह विधि रक्षात्मक विधि है, ये जोखिमपूर्ण नहीं है। ये ऑडिटर के लिए क्या है? रक्षात्मक विधि है। बताओ रक्षात्मक क्यों है? क्योंकि लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि साहब इन्होंने सैंपलिंग करी है, सैंपल ही गलत सेलेक्ट करे, इनकी ओपिनियन गलत है। मैं कोर्ट में जाके एविडेंस दूंगा कि साहब मैंने सैंपल का जो तरीका अपनाया है वो अपनाया जो मैथमेटिकली प्रूव्ड है, जो साइंटिफिकली क्या है? प्रूव्ड है, हमने वो फॉर्मूले अपनाए हैं। तो बताओ हम बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? समझ में आ रहा है?
अच्छा ये बताओ, डायबिटीज का नाम सुना आपने? डायबिटीज, मधुमेह रोग, बेटा कितने पर डायबिटिक डिक्लेयर मान ली जाती है? ब्लड शुगर कितना हो आपका? हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। 100 से 120 का लेवल नॉर्मल लेवल है, और अगर 125 126 आती है, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर आपको डायबिटिक डिक्लेयर कर देगा कि आपके बॉर्डर पे हो, डायबिटिक है। समझ रहे हो? और जिसकी 300 400 250 आती है तो बोला कि साहब आप तो बहुत ज्यादा उच्च लेवल की डायबिटिक वाले हो। 400 जिसकी आ रही है उसको तो ये डॉक्टर दवा देना ही बंद कर देता है, बोले इंसुलिन के इंजेक्शन लो। उनको तो रोटी खाते ही इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। समझ रहे हो? अब मजेदार बात बताऊं, गूगल आपके पास है, सर्च करके देख लेना, आज से 10 साल पहले डायबिटिक का आंकड़ा क्या था। आज से 10 साल पहले डायबिटिक का आंकड़ा 150 था, कि 150 तक वो डायबिटिक डिक्लेयर नहीं करते थे। आजकल 150 पे तो दवा देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले डॉक्टर फर्जी थे कि साहब 130 140 को नॉर्मल बोल रहे थे वो, और आज से इसको डायबिटिक बोल रहे हैं आप। क्योंकि ये रेशियो कौन डिसाइड कर रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करते रहते हैं? रिसर्च कि सब खान पान बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो रेशियो को ऊपर नीचे कर देते हैं, और डॉक्टर उसी लाइन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो कल को डॉक्टर ने आपको दवा दे दी 130 की डायबिटिक पे, और आप उसको कोर्ट में घसीट लो कि साहब मेरे डायबिटिक 130 है, तो मैं डायबिटिक का पेशेंट कैसे हुआ और इसने मेरे को दवा कैसे दे दी? कोर्ट डॉक्टर के फेवर में डिसीजन देगा, क्योंकि उसने वो काम किया जो पहले से क्या था? प्रूव्ड था। इसलिए वो उसके लिए क्या हो गया? रक्षात्मक। अगर हमने ये वाली अप्रोच अपनाई जिसमें हम पक्षपात कर रहे हैं, अपना निर्णय ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? जोखिमपूर्ण है। ये हमारे लिए क्या है? जोखिमपूर्ण विधि है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये 2 उपगमन मैंने आपको बता दिए, एक सांख्यिकीय उपगमन और एक गैर सांख्यिकीय उपगमन। अब मैं आपको नमूना जांच की कुछ विधि बताने जा रहा हूं, मेथड, कि किन मेथड के माध्यम से आप सैंपल निकालेंगे। पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, नहीं लाइबल है। देखो ये सिकंदर क्या कह रहा है, सर आपने इसको रक्षात्मक बताया, ऑडिटर तो हमेशा ही लाइबल है। लाइबल कब है? जब वो लापरवाही करे। जब मैंने वो मेथड अपनाया है जो अप्रूव्ड है, तो फिर मैंने लापरवाही क्या करी? हाँ हाँ, नहीं कहीं को होऊंगा लाइबल। मैंने तो वो काम किया जो प्रूव्ड है, तो मैंने कोई लापरवाही थोड़ी की है। ऐसे आपके हिसाब से तो अगर ऑडिटर ने कुछ भी गलत राय दे दी तो वो लाइबल हो गया, यही कहना चाह रहे हो? ऐसा नहीं है। हम जो राय देते हैं वो हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है, पर हम वो बात बोलें जो साइंटिफिकली क्या है? प्रूव्ड है, तो फिर हम बच जाएंगे। पहला मेथड देखो बच्चों, इसको कहते हैं अपन निर्णयात्मक विधि। निर्णयात्मक विधि, जजमेंटल मेथड। जजमेंटल मेथड, इसका एक और नाम है उद्देश्यपरक विधि। उद्देश्यपरक विधि, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। और बच्चों ये मैं नाम में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बातों बातों में आपको ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। कौन सी है ये? गैर सांख्यिकीय उपगमन। बताओ ये कैसी विधि है? ये गैर सांख्यिकीय उपगमन है। तो गैर सांख्यिकीय उपगमन में जो भी चीजें पढ़ी आपने वो यहां पर आप रिपीट कर सकते हो कि साहब इसमें जो सैंपल का सिलेक्शन किया जाता है वो अंकेक्षक के निर्णय पर क्या है? निर्भर है। अंकेक्षक के अनुभव पर निर्भर है। यह पक्षपातपूर्ण विधि होती है, जोखिमपूर्ण विधि होती है। सबसे ज्यादा प्रचलन में यह विधि है क्योंकि इसका उपयोग करना क्या है? आसान। पहला मेथड समझ गए। दूसरा मेथड ध्यान से समझना बच्चों इसको, देव निर्दर्शन विधि। देव निर्दर्शन विधि।
रैंडम सिलेक्शन मेथड। रैंडम सिलेक्शन मेथड, देव निर्दर्शन विधि क्या होती है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात बताओ, ये विधि कौन सा उपगमन है? सांख्यिकीय उपगमन है। दूसरी बात, इस विधि में सभी मदों के चयन के अवसर क्या होते हैं बताओ? समान होते हैं। सभी मदों के चुने जाने के अवसर क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी का नंबर आएगा, किसी का कम तो किसी का ज्यादा पर आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, हमें रैंडम सिलेक्शन करना है, तो इसमें भी कोई तरीका तो होता होगा भाई। कैसे हम क्या तरीका अपनाएं बताओ कि सभी के चुने जाने के अवसर क्या हो? समान हो। क्या तरीका अपनाएं? जैसे मैं आपको बचपन की बात बताता हूं। जब हम छोटे बच्चे थे तो सब एक खेल खेला करते थे, चोर पुलिस का। खेला आप लोगों ने भी? उसमें क्या होता था, एक बनता था पुलिस वाला और बाकी सारे चोर, और पुलिस वाला उन चोरों को पकड़ता था। चोर सारे भागते, पुलिस वाला उसके पीछे भागता, और जिसके हाथ लगा दिया वो पकड़ा हुआ मान लिया जाता था। तो वहां पर क्या होता था, कोई भी चोर बनना नहीं चाहता था। सब क्या बनना चाहते थे? पुलिस वाले। और एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं थी, आपस में तय कर लो। तो सारे गए मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं बनूंगा। और तो भाई बनेगा कौन? तो हमने क्या किया, पर्चियां बनाई। जैसे मान लो 10 बच्चे खेल रहे हैं, 10 पर्ची बनाई और 9 पर्चियों पे क्या लिख दिया? चोर 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 चोर। एक पे क्या लिख दिया? पुलिस। और उन पर्ची को किस में डाल दिया? ड्रम में, और ड्रम को मिला दिया। अब सब अपनी अपनी पर्ची निकालो, और जिसके पर्ची पे लिखा हुआ जाए चोर वो भागता था तुरंत, और जिसकी पर्ची पे आया पुलिस वो उनके पीछे भागता। समझ गए? तो बताओ बच्चों, पुलिस बनने के चांस किसके थे? सभी के। कितने चांस? समान। 1/10, सबके समान थे ना। तो हमने तरीका क्या अपनाया? ड्रम में से पर्ची निकालना। ड्रम में से पर्ची। एक तरीका तो ये होता है सर, ड्रम में से पर्ची ऑडिट में भी काम आती है क्या? क्यों नहीं आती? 12 महीने, जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक के 12 महीने मैंने तय किया कि मैं तो 3 महीने चेक करूंगा, 9 महीने के लेन देन चेक ही नहीं करूं। केवल कितने महीने चेक करूंगा? 3 महीने को ढंग से चेक कर दूंगा, बाकी 9 महीने को चेक ही नहीं करूंगा। तो मैंने पर्ची बनाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसे कर कर आगे 12 पर्चियां ड्रम में डाल दी, मिलाया, कोई भी 3 पर्ची निकालूंगा। अब वो कोई भी महीने आ सकते हैं, सभी के चुने जाने के अवसर क्या है? समान है। ये टेक्निक क्या कहलाती है? रैंडम। लेकिन बच्चों आजकल ये टेक्निक हो गई आउटडेटेड। अभी जमाना कैसा आ गया? कंप्यूटराइज। तो कंप्यूटराइज में अब कसिनो लेके चलता हूं आपको। देखा है किसी ने कसिनो? उसमें आपने देखा होगा गोल गोल घूमता रहता है और एक बॉल इधर उधर घूमती रहती है, फिर एक नंबर पे आके वो रुक जाती है और उस नंबर पे दांव लगाया जाता है। अगर आपने जिस नंबर पे दांव लगाया उस पे आके बॉल रुक गई तो आप जीत गए, नहीं तो हार गए। इस टेक्नोलॉजी को हम ऑडिट में अपनाते हैं। बस वो कसिनो की बजाय कंप्यूटर टेबल को यूज करते हैं। और वो कंप्यूटर क्या होता है, हमको एक बटन दबाते हैं हम, टक, और एक टेबल जनरेट करके देता है, भाई इनको क्या कर लो, चेक कर लो। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर द्वारा रैंडम टेबल यूज करना। कंप्यूटर हमको एक रैंडम टेबल बना के दे देगा कि भाई इन लेन देनों को आप चेक कर लो, हम उनको चेक कर लेते हैं। तो सबके सेलेक्ट होने के चांस क्या है बोलो? इक्वल है।
रैंडम सैंपलिंग समझ में आ गई, जिसमें सभी मदों के चयन के अवसर क्या होते हैं, समान होते हैं, वो सिलेक्शन क्या कहलाता है, रैंडम सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर है? रैंडम सिलेक्शन के भी दो भाग हैं। ये जो देव निर्दर्शन विधि है ये दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनते जाना बच्चों। देव निर्दर्शन विधि कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक साधारण देव निर्दर्शन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, साधारण देव निर्दर्शन। और एक क्या होता है, स्तृत देव निर्दर्शन, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। एक तो होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एक होती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। साधारण देव निर्दर्शन, स्तृत देव निर्दर्शन। सर अब इन दोनों में क्या फर्क है? अब तक जो पढ़ रहे थे वो तो कौन सी थी, साधारण, कि सभी मदों के चुने जाने के, सभी मदों के चुने जाने के अवसर क्या हो, समान हो। सबके चुने जाने के अवसर क्या होते हैं, समान होते हैं। समझ में आ रहा है कि सबके चुने जाने के अवसर समान है। जैसे कोई राउंड टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो सबको परोसे जाने की संभावना क्या है, समान है। लेकिन जो पंगत में लग के जीमते हैं वो पंगत में आगे आगे जाके लगना चाहते हैं, क्योंकि पीछे तक आते आते रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं, फिर वो दोबारा आता तब तक नंबर नहीं आता और भूल ही जाते हैं, कई बार तो रसगुल्ले ही नहीं मिलते। इसलिए पंगत में लगो तो बच्चों आगे आगे लगना। हाँ, क्योंकि देखो अभी पंगत लग रही है, रसगुल्ले का पूरा एक बाल्टी भर के लाया अगला और दे देता रसगुल्ला 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 रसगुल्ला, ठीक है। सामने वाले लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इतने में तो बीच में ही खत्म हो गया। चलो वो दोबारा लेके आ रहा, वो फिर से वहीं से शुरू कर रहा है। अरे मैंने कहा कि इधर से शुरू कर ले भाई, नंबर ही नहीं आ रहा, रसगुल्ले खा पी गए लोग। फिर कोई मेरे जैसा होल्ला मचा दे, ये क्या तरीका है भाई, रसगुल्ले तो इधर भी आने दो। बोलो भाई साहब खत्म हो गए, ये लोग खत्म ही हो गए। तो ये तो कोई देव निर्दर्शन सही तरीका नहीं हुआ ना। तो इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूं, एक एग्जाम्पल से सुनना बच्चों। मैं क्लाइंट के ऑडिट करने गया जिसका नाम था सन्ड्री डेटर्स। क्लाइंट के यहाँ मैं क्या चेक कर रहा हूं, सन्ड्री डेटर्स, यानी कि जिनके क्लाइंट पैसे मांगता है। मैंने ये देखा कि सन्ड्री डेटर्स में कितने लोगों के अकाउंट है, 2 लाख लोगों की कंपनी पैसा मांगती है। अब एक तरीका तो यह है कि जो मेरे समझ में आए उस अकाउंट को चेक कर लूं। तो ये तो क्या हो गया, जजमेंटल। ये तो कौन सा मेथड हो गया, जजमेंटल, कि ऑडिटर अपने निर्णय के हिसाब से जिसको चेक करना चाहे करे, जिसको छोड़ना चाहे छोड़ दे। एक तरीका ये होता है कि कोई भी इसमें यूं हाथ डालूं, 10-20 करके जो भी अकाउंट आए उनको चेक कर लूं। तो ये मेथड कैसा हो गया, साधारण देव निर्दर्शन। क्योंकि 200 कौन से आ सकते हैं, मैं 200 चेक करना चाह रहा हूं। इन 2 लाख में से कितने अकाउंट चेक करना चाह रहा हूं मैं, 200 कौन से आ सकते हैं, सभी के अवसर समान है, सभी के अवसर समान है। तो वो कैसा हो गया, साधारण। पर मैं ये देख रहा हूं कि यार चेक तो करूंगा 200 ही, इसका एक तरीका और है। इस सन्ड्री डेटर्स के छोटे छोटे ब्लॉक बना देता हूं। मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सन्ड्री डेटर्स को भी। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। पहला पार्ट, ऐसे डेटर्स जिनके कंपनी 10,000 रुपए से कम मांगती है, छोटे मोटे लोग, 500 की उधारी, किसी के 1000 रुपए की उधारी। एक ब्लॉक तो ये बना दिया। एक ब्लॉक बनाया कि साहब ऐसे डेटर्स जिनकी कंपनी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मांगती है। तीसरा ग्रुप बनाया कि 1 लाख से लेकर 10 लाख मांगे। और चौथा ग्रुप बनाया
जिसके कंपनी 10 लाख रुपए से ज्यादा मांगती है। 4 ग्रुप बना दिए मैंने, अलग अलग क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। इन अलग अलग ग्रुप को मैं नाम दे रहा हूं स्तर, स्टटा। क्या नाम दे रहा हूं, स्तर, स्टटा। मालूम चला कि इन 2 लाख में से 1 लाख लोग ऐसे थे जिनकी कंपनी 10,000 से कम ही मांगती है, छोटे मोटे। 70,000 लोग ऐसे थे जिनके कंपनी 10,000 से लेकर 1 लाख तक मांगती है। 25,000 लोग ऐसे थे जिनके कंपनी 1 लाख से 10 लाख रुपए तक मांगती है। और 5,000 लोग ऐसे थे जिनके कंपनी 10 लाख से भी ज्यादा मांगती। मुझे चेक कितने करने हैं, 200। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 50 अकाउंट इसके चेक करूंगा, 50 इसके चेक करूंगा, 50 इसके चेक करूंगा और 50 इसमें से चेक करूंगा। बताओ कितने चेक कर रहा हूं, 200। ये ज्यादा बढ़िया कि कोई भी 200 उठा लेता वो ज्यादा बढ़िया? बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया है? ये बच्चा कह रहा है सर ये बढ़िया है। क्यों कह रहे हो आप ऐसा, बताओ? सर फीलिंग आ गई। बताओ क्यों कहा आपने ऐसा, ये बढ़िया क्यों लगा आपको? क्योंकि ये सभी का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। मान लो आप 200 कोई भी अकाउंट चेक करते और वो 10,000 से कम वाली आ जाते तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। तो जो स्तर में से नमूना निकाल रहे हो उसको क्या कहते हैं, स्तृत। क्या कहते हैं, स्तृत। स्तर में से जो नमूना निकाला इनको अपन क्या कहते हैं, स्तृत। इंग्लिश में कहते हैं स्टटम, स्टटम। और अब बताओ 1 लाख में से कौन से 50 निकलेंगे, 1 लाख में से कौन से 50 निकलेंगे? सभी के चुने जाने के अवसर समान, इसलिए ये विधि कहलाती है स्तृत देव निर्दर्शन। बोलो समझ में आ रहा है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। कोई डाउट? मैं आपको बात बताता हूं बच्चों, जब मैं 12th क्लास में था तो हमारी सेकेंड मतलब जो सीनियर सेकेंडरी थी 12th थी, 3 सेक्शन थे हमारे, ए बी और सी। सरकारी स्कूल में थे हम, लगभग 110 बच्चे थे हम टोटल 12th में। मुझे आज भी याद है हमारे जो टॉपर था 110 में, जो हमारा टॉपर था उसका नाम था नवीन अग्रवाल। वो टॉप पोस्ट पोजीशन पे था, नंबर 1 क्लास का। सेकंड नंबर पे थी मोना गुप्ता, मुझे आज भी याद है, टॉपर थे ना। थर्ड नंबर पे था किशन चेतानी। 4th नंबर पे था रामदास अग्रवाल और 5th नंबर पे था जुगल किशोर। 110 में से मैं 5वें नंबर पे था। हम लोग सीए करने आए, सीए करने आए, उनमें से नवीन सीए करने आया था, किशन सीए करने आया था, रामदास सीए करने आया था, मैं सीए करने आया था। मोना गुप्ता को उसके घर वालों ने सीए नहीं करवाई। देखो गांवों में क्या होता है, अब तो चीजें बदल गई। पहले ये था भाई गांव में पढ़ाई की सुविधा थी नहीं, पढ़ने जाना तो कहां जाओ, जयपुर। और जयपुर घर वाले भेजे नहीं, लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं भेजे। पहले था ऐसा, आजकल काफी चीजें हो गई। पहले लगता पता नहीं कौन जाएगी क्या, नहीं भैया हम तो नहीं भेज रहे, तो वो वहीं भी कॉम करा के उसका तो कैरियर वहीं खत्म हो गया। ठीक है, आज मैं उसका जेठ लगता हूं क्योंकि वो मेरे ही परिवार में शादी हुई है उसकी, और मैं उसका जेठ लगता हूं। ये बात सही है, रिश्ते में मैं उसका जेठ हूं। अब वो जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होते मिलते मेरे पैर छूते, मैंने कहा सुख की रहे। तो बोलती वाह वाह मजे ले ले तू भी। तो खैर हम जो 4 लड़के थे ना, आप यकीन मानोगे उनमें से सीए कौन बना? मैं। नवीन अग्रवाल साफ। कारण अब बताता हूं कारण, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था और सीए में इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। सीए में इंटेलिजेंट तो धरे रह जाते हैं,
इंटेलिजेंट किस में था? अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिमाग चलता था फास्ट। और जो ही थ्योरी सब्जेक्ट आती, बोले यार रट्टी नहीं जाती अपने से। तो भैया सीए करनी है तो सीए बोले तो थ्योरी, और अपन थे रट्टू दास, रट देते था कुछ भी आ जाओ, चाहे समझ में नहीं आओ, चाहे समझ में नहीं आओ, रट देता था मैं तो, और छाप आता था यूं। तो मैं बन गया सीए, वो रह गई। तो ज्यादा बेटर कौन सा रहा? मेरा। कारण क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट था और मैं सब में एवरेज था। मैं सब में क्या था? एवरेज था। तो एवरेज ज्यादा बढ़िया रहती है बच्चों वनस्पति की सुपर के। यहां एवरेजिंग हो रही है। बताओ ये विधि कब ज्यादा यूजफुल है? जब जनसंख्या में, जब जनसंख्या में क्या हो? विविधीकरण हो। विविधीकरण हो। इस लाइन का मतलब समझ गए क्या? जब जनसंख्या में विविधीकरण हो, वेयर पॉपुलेशन हैज डाइवर्सिफाई इन नेचर। अगर सारी चीजें एक जैसी हैं तो ग्रुप बनेंगे कैसे? ग्रुप कब बन रहे हैं? जब सब क्या हो? अलग अलग हो। और फिर उनमें से क्या निकाले जाएं? सैंपल। आप इसको अपने एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण से समझ सकते हो। भाई सारे बच्चों का पेपर एक है, पर किसी का 70% में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी का 50 में सिलेक्शन हो रहा है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। ऐसा क्यों है भाई? बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? 70% वाला तो धरा रह गया, 50% वाले का सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों किया गया? तो जब मैं ये बात बोलता हूं, कई बच्चों को ये बात एक्सेप्ट होगी, कईयों को नहीं होगी। लेकिन आरक्षण इस देश की जरूरत थी। आज भले ही नहीं हो, पर उस समय थी। क्यों? क्योंकि सबका लेवल बराबर नहीं था ना भाई। एक जयपुर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा और एक गांव की सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे के साथ आप मैच कराओगे? कैसे मैच होगा? तो पहले उनको बराबर लेके आओ, पहले उनको बराबर लेके आओ। तो बराबर लाने का तरीका ये ढूंढा उन्होंने। तो जहां जनसंख्या में क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, वहां ये मेथड यूजफुल है। क्योंकि हमने जनसंख्या को क्या कर दिया? उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग टुकड़े में बांट दिया और फिर सब में से क्या निकाल लिया? सैंपल। तो ये संपूर्ण जनसंख्या का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व। इसको कहते हैं अपन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। बोलो समझ में आ गई क्या? स्तरित देव निर्देशन कंप्लीट मानू। 2 मेथड क्लियर हो गए आपके, जजमेंटल और देव निर्देशन विधि। तीसरा मेथड है बच्चों अंतराल या व्यवस्थित विधि। अंतराल या व्यवस्थित विधि, इसको आप कह सकते हो इंग्लिश में इंटरवल और सिस्टेमेटिक मेथड। इंटरवल और सिस्टेमेटिक मेथड, अंतराल या व्यवस्थित विधि। ये क्या होता है? देखो, हमें एक गाइडेंस दी गई कि आप सैंपल निकाल ही रहे हो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करो, एक व्यवस्थित तरीके से सैंपल निकालो। बोले कैसे? बोले एक अंतराल ले, एक गैप ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने गया, मैंने ये देखा कि उसके पूरी साल में 2 लाख सेल्स के इनवॉइस बन गए। कितने बिल बने? जो संभव है भाई, आपकी दुकान पे पूरी साल में 2 लाख ग्राहक आए, मान लेंगे। अब 2 लाख बिलों को अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे कौन चेक करेगा? इससे हम किस पे आते हैं? सैंपलिंग पे। मैंने तय किया कि मैं सैंपल के तौर पर 5000 बिल चेक करूंगा बस। 2 लाख बिलों को मैं चेक नहीं कर रहा, मैं कितने बिल चेक करूंगा? 5000। अब बात आती कि कौन से 5000, कौन से 5000? तो पहला तरीका जो मेरी इच्छा हो वो, तो ये तो कौन सा हो गया? जजमेंटल। दूसरा तरीका, इनमें से सभी के चुने जाने के अवसर क्या हो? समान हो, तो वो हो गया रैंडम। तीसरा तरीका सुनो, जो हमें गाइड दिया गया, इसको मान लो पॉपुलेशन। क्या मान लो?
पॉपुलेशन को मैं डिस्क्लोज कर देता हूं किससे, कैपिटल एन से। क्या मान लो, पॉपुलेशन। सैंपल को हम बताते हैं किससे, स्मॉल एन से। और एक फॉर्मूला यूज करो, T इक्वल टू N अपॉन N। यहां T का मतलब क्या है, इंटरवल। कैपिटल N का मतलब क्या है, पॉपुलेशन। और स्मॉल n का मतलब क्या है, सैंपल। यानी कि मेरे पास में एक अंतराल आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5000, तो बच्चों ये कितना आ गया, 40 क्या है, अंतराल। यानी कि मैं एक बिल उठाऊंगा और उसके बाद जो दूसरा बिल उठाऊंगा उनके बीच में अंतराल कितना आना चाहिए, 40 का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए, 40 का अंतराल आना चाहिए। पहला जो सिलेक्शन है, प्रथम सिलेक्शन जो होगा वो तो रैंडमली होगा। प्रथम सिलेक्शन किसके ऊपर होगा, देव निर्देशन आधार पे रैंडमली होगा। लेकिन उसके बाद सिस्टम फॉलो होगा। उसके बाद अंतराल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। सिकंदर पहला बिल नंबर बोल जो तू सेलेक्ट करना चाहता है। 22 नंबर। सिकंदर ने पहला बिल उठाया 22। चलो सिकंदर की बात मान ली, अब नहीं मानेंगे। अब बताओ दूसरा बिल, 40 जोड़ दो 62। तीसरा बिल 102। चौथा बिल 142 एंड सो ऑन। ये एक अंतराल को फॉलो करेगा, एक सिस्टम को फॉलो करेगा। हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, पर इस मेथड का एक माइनस पॉइंट बताता हूं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं इसमें। ये बात है 2011 की। मेरे पास में गौरव टावर के सामने एक शोरूम है, आप कभी जाओ तो देखना। गौरव टावर के बिल्कुल सामने एक शोरूम है कपड़ों का, एलन कूपर ब्रांड का। उसकी ऑडिट थी मेरे पास, मैं ऑडिट करने गया वहां पे। एलन कूपर का एक शोरूम बना हुआ है वहां पे, उसकी ऑडिट मेरे पास थी। तो साहब मैंने क्या देखा कि वो फ्रेंचाइजी सिस्टम था। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आपको शोरूम में फ्रेंचाइजी देती हैं कि आप उनको 20 लाख 25 लाख एक बार डिपॉजिट कराओ, वो माल भेजेंगी, आपकी दुकान का सारा खर्चा पानी सब उनका, सारा काम उसका था। सेल भी किसकी है, कंपनी की है। तो सर हमें क्या मिलेगा, फिर आपको कमीशन मिलेगा। आपने जो सेल करी उसका 10% कमीशन आपका है। तो अगर पूरे दिन में आपने 50,000 का माल बेच दिया तो 5,000 आपकी कमाई हो गई। और उसमें कंपनी ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था कि जितनी भी बिक्री हो पर डे, जैसे मान लो 50,000 की बिक्री हो गई, तो सुबह आते ही दूसरे दिन ये कंपनी के अकाउंट में क्या करने हैं, जमा कराने हैं। क्योंकि पैसा आपका नहीं है भाई, पैसा किसका है, कंपनी का है। आप तो फ्रेंचाइजी लेके बैठे हो। तो मैंने क्या देखा कि मैं जिसकी ऑडिट करने गया, हर दूसरे दिन बैंक में पैसे जमा होते थे कंपनी के अकाउंट में, जाके वो कैश जमा करा के आता था। लेकिन वो जमा कैसे कराता था, 50,000 दो, मान लो कोई दिन सेल हुई 30,000 की, तो पेमेंट कैसे जमा हो रखा था, 30,000 दो। कोई दिन सेल हुई मान लो 18,000 की, तो जमा कैसे करा रखा था, 18,000 दो। कोई दिन सेल हुई मान लो 6,000 की, तो जमा कैसे करा के आया, 6,000 दो। मैंने ये गौर करा, मैं कह रहा तू जब भी पैसे जमा कराता 2 रुपये एक्स्ट्रा जमा कराता, कारण क्या है, कारण क्या है। बोला सर आप एक बात बताओ, कंपनी के 1,000 फ्रेंचाइजी हैं पूरे हिंदुस्तान में, और 1,000 लोग डेली उसके अकाउंट में क्या कराते हैं, पैसे जमा कराते हैं। वहां का अकाउंटेंट तो पागल हो जाएगा कि अरे पैसा कहां से आ गया, ये किसने जमा कराया, डिटेल मांगते फिलेंगे वो। तो कंपनी ने क्या किया, सबके कोड नंबर बना दिए। तो मेरा कोड नंबर 2 है सर, और हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी पैसा जमा कराओगे एंड में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, मैंने जब ऑडिट करी
और एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाया तो देखा कि जो बिल है इसके सबके एंड में क्या आ रहा है, 2 2 2 2। जबकि कंपनी का नियम क्या था कि जिस भी बिल के एंड में 2 आएगा वो एक पर्टिकुलर ब्रांच को भेजेंगे माल। किसको भेजेंगे? पर्टिकुलर ब्रांच को। तो बताओ मेरे सिस्टम से माइनस पॉइंट क्या हुआ कि एक ही ब्रांच को सेल किए गए आंकड़े क्या हो गए, चेक हो गए, बाकी चेक ही नहीं हुए। तो एक कुल का प्रतिनिधित्व कैसे करें? तो इस मेथड का एक प्रॉब्लम है, सिस्टम की भी प्रॉब्लम है कि सिस्टम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। सिस्टम कभी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये बच्चे बताएगी, आप पानी पीते हैं बेटा? पानी पीते हैं? कौन सा पानी पीते हैं आप? हैं? मतलब मिनरल वाटर पीते हैं, सादा पीते हैं, कैसा पीते हैं बताओ? मिनरल वाटर पीते हो? घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ का ही पीते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही है। यहाँ भी देखो वो कैन आती है, मिनरल वाटर है, घर पे भी आरओ लगा हुआ है। लेकिन मैं ऐसा था नहीं बेटा, ऐसा मैं यहाँ जयपुर आके बन गया। गांव में तो हेडपंप दबाते हम, धड़क धड़क धड़क, लगो धनाधन पियो पानी, कुएं से भर रहाते पियो पानी। बारिश आती थी ना तो यूं मुंह कर लेते थे, आने दो आने दो। क्यों पीते हैं आप मिनरल वाटर? क्यों पीते हैं आप मिनरल वाटर बताओ? सर ताकि गंदगी वगैरह दूर हो जाए। अरे तो गंदगी, कोई गंदगी काटेगी? गंदा पानी पीने से पेट के गंदे कीड़े साफ होते हैं, मिनरल वाटर से क्या साफ होंगे? आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी। जो मिनरल वाटर पीते हैं ना उनकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है? कमजोर। इसलिए कभी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो मत करो, उसके यूज टू मत हो कि साहब मैं मिनरल वाटर पीता हूं, मैं सादा पी नहीं सकता। नहीं नहीं, अपन देसी आदमी है, कुछ पिला दो। मिनरल पिलाओगे मिनरल भी पी लेंगे, सादा पिलाओगे सादा ही पी लेंगे, खारा पानी पिलाओगे खारा भी पी लेंगे। कैसे ही पिला दो, सब बॉडी को डाइजेस्ट होता है। अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम बना दिया तो डाइजेस्ट नहीं होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसलिए इस सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि जब सिस्टम बनाओ तो एक विशेष पैटर्न को ये फॉलो ना करें। नेक्स्ट मेथड है बच्चों मॉनेटरी सैंपलिंग। मॉनेटरी सैंपलिंग, मॉनेटरी सैंपलिंग, मौद्रिक, मौद्रिक निर्देशन। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। लोग अक्सर प्रायोरिटी किसको देते हैं? पैसों को। लोग क्या प्रायोरिटी देते हैं कि साहब अगर ज्यादा राशि की जो अमाउंट है, ज्यादा राशि के जो लेन देन है, उनका चयन अधिक करें और कम राशि के लेन देन को इग्नोर कर दो। अक्सर ऑडिटर ये गलती करता है। वो क्या करता है, बड़ी बड़ी लेन देन जो है ना, बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन, किसी के 5 लाख का पेमेंट, ये वो, तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन को ज्यादा चेक करता है। और किसको इग्नोर करता है? वो छोटे छोटे को इग्नोर करता है। तो बताओ उसने ज्यादा वैल्यू किसको दी? पैसे के हिसाब से। इसलिए हम इसका दूसरा नाम दे रहे हैं वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, मौद्रिक बोल दो या मूल्य भारित, मूल्य भारित चयन नमूना बोल दो, मूल्य भारित नमूना। क्योंकि आप वैल्यू के हिसाब से वेट दे रहे हो कि जिसकी ज्यादा वैल्यू उसको ज्यादा सेलेक्ट करो, जिसकी कम वैल्यू उसको कम सेलेक्ट करो। बताओ ये बढ़िया चीज है कि घटिया चीज है? ये बहुत ही घटिया चीज है। ये मेथड तो अपनाना ही नहीं चाहिए। कारण बताओ? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बड़ी राशि के लेन देन में हेरा फेरी होने की संभावना कम होती है और छोटी मोटी राशि में संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि बड़ी राशि के हेरा फेरी करने में लोग डरते हैं।
कि यार पकड़े जाएंगे तो छोटी मोटी में चोरी पकड़ में आती नहीं। इसलिए ये मेथड कोई बढ़िया मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? जब मैं सीए बना था 2006 में, जब मैं सीए बना 2007 में, मेरे लिए स्ट्रगल का समय था, क्योंकि 2006 तो ऐसे ही यार दोस्तों में निकल गया, जुलाई में रिजल्ट आया, दिसंबर तक तो ऐसे ही मौज मस्ती में निकल गया। 2007 में मेरी शादी हो गई। शादी हो के आदमी बेरोजगार, मतलब ठीक है 10-5 हज़ार रुपये कमा रहे हो, 20 हज़ार कमा रहे हो, तो वो कमाना नहीं है। तो मैं बड़ा स्ट्रेस में रहता था, बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। अब किसी का गला काट के तो ला नहीं सकता ना साहब, पैसे कहाँ से लाऊं? तो मेरी एक साली साहिबा है दूर के रिश्ते की, मतलब वो दूर भी नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ तो यूनिक है, उसकी जैसी कोई दूसरी है ही नहीं, तो उसकी कोई बहन तो है नहीं। तो मेरी एक साली साहिबा है जो 1994 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी। 1994 में, मेरे से 20 साल बड़ी है उम्र में। उनके पास ये मैसेज गया कि साहब कंवर साहब बेरोजगार घूम रहे हैं, और सीए होने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़े स्ट्रेस में रहते हैं बेचारे। तो उनकी मेरे पास में कहीं से फोन नंबर लेके कॉल आई। वो थी बहरीन में, बहरीन जानते हो ना, दुबई के पास में। उनके हस्बैंड वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों मियाँ भी वहीं काम करते थे। मेरे पास फोन आया, बोले कि तेरे एक बार रिज्यूम वगैरह भेज मेरे को। तो मैंने कहा दीदी मेरे को नौकरी नहीं करनी। अरे मैं जो कह रही हूँ वो कर। अब बड़े थे तो बोल भी नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है। रिज्यूम तो वो जो शादी में काम आया था वही भेज दिया अपन ने, तो शादी का बायोडाटा था कि वही भेज दिया। और फिर उसका मेल आया मेरे पास में, कि वो रिज्यूम में मेल आईडी भी थी कि आपका मैंने सिलेक्शन करवा दिया है। यहाँ पे फ्रांस का एक बैंक था जो बहरीन में था, बोला आपको 4 लाख रुपए महीने का पैकेज है, 48 लाख रुपए साल के मिलेंगे, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, पर रहना खाना पीना आपको अरेंज करना है। तो ये बात 2007 की है। मुझे 4 लाख रुपए महीने का पैकेज मिला था, लेकिन था कहाँ पे? बहरीन में। तो मैंने उनको मेल का रिप्लाई किया, वहां पे खोले के हनुमान जी की दाल बाटी चूरमा है क्या? बोले नहीं है। मैंने कहा नहीं जाना यार, खोले के हनुमान जी के दाल बाटी चूरमा खाने वाला आदमी बहरीन में क्या करेगा? मना कर दिया मैंने। बताओ मैंने क्यों मना किया? देखो पैसा कमाना था मुझे, पर ऐसा भी नहीं कमाना कि माँ बाप को तो छोड़ दो, क्योंकि वहां आप पेरेंट्स के साथ गए ना, तो फिर जाना नहीं जाना क्या है, बराबर है। क्योंकि वहां उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड है कि माँ बाप को तो छोड़ जाओ और खुद चल जाओ। तो मैंने कहा नहीं चाहिए। लेकिन मेरे कई दोस्त हैं जो आज भी कहाँ हैं, फॉरेन में हैं। ठीक है वो मेरे से ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर दाल बाटी चूरमे का आनंद तो हम ही लेते हैं। बोलो समझे नहीं समझे? तो ये मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा मेथड नहीं है, पर ऑडिटर को ये मेथड अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हैपेजार्ड टेक्निक, हैपेजार्ड सैंपलिंग। हैपेजार्ड सैंपलिंग का मतलब होता है बच्चों अव्यवस्थित सैंपलिंग। तो ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑडिटर के निर्णय के हिसाब से करता है। तो ये जस्ट लाइक क्या है, जजमेंटल सैंपलिंग। बस फर्क इतना सा है कि जजमेंटल सैंपलिंग में ऑडिटर क्या करता है, पक्षपात, यहां पर भी पक्षपात कर सकता है, पर उसको जानबूझकर पक्षपात करने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इसको कहते हैं अपन हैपेजार्ड सैंपलिंग। और सेकंड लास्ट, इसको ध्यान से समझना बच्चों, ब्लॉक सिलेक्शन मेथड। ब्लॉक सिलेक्शन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। इसमें ऑडिटर क्या करता है, जनसंख्या को ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। फिर सैंपल के तौर पर ब्लॉक या ब्लॉक्स का
चयन करता है, ब्लॉक या ब्लॉक्स का चयन करता है। ब्लॉक लगातार होने चाहिए, ब्लॉक लगातार होने चाहिए। दो ब्लॉक में गैप, दो ब्लॉक के बीच में जो गैप है वो समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक कंटिन्यूअस है, 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, और इनके बीच का जो गैप है वो भी 100 का है, इक्वल है। तो ऑडिटर क्या करता है, जो भी पॉपुलेशन होता है उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और फिर ब्लॉक का क्या करता है, सिलेक्शन करता है। अब आप अपना दिमाग लगा के मुझे ये बताएं बच्चों, ये जो आपने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पढ़ी मेरे से, जिसमें हमने ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बनाए थे, और ये भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ब्लॉक सिलेक्शन, इन दोनों में क्या फर्क है? गैप ऐप कोई मायने नहीं रखता। और बताओ, एक बहुत बड़ा फर्क है जिस पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। क्या बोल रहे हो? यस, ये है मेन डिफरेंस। यहां हमने ब्लॉक बनाए पर ब्लॉक में से क्या निकाले, सैंपल, ब्लॉक में से सैंपल निकाले। और यहां चेन किसका कर रहे हैं, ब्लॉक या ब्लॉक्स का। इसमें से सैंपल नहीं निकाल रहे, या तो ये ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे या ये ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे और पूरा ब्लॉक चेक करोगे। ब्लॉक में से सैंपल नहीं निकाल रहे, ब्लॉक या ब्लॉक्स का ही चेन किया जा रहा है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? क्या ये मेथड सही है? हाँ, ये सही है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर पॉपुलेशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है कि एक ब्लॉक में एक जैसे लोग ही आते हैं। आप चाहो तो मैं आपको सैंपल दिखा सकता हूं। बोल बेटा, एज क्या है तेरी? 27। आपकी? 23। लड़कियों से नहीं पूछूंगा। आप बताओ क्या एज है? 27। 26। 28। आपकी? हाँ भाई, कोई मेरी उम्र का है क्या? अधेड़ उम्र का, जो ना तो बूढ़ा ही हुआ ना जवान ही बचा, जिसके बाल सफेद आ गए हैं पर डाई करके लोगों को धोखा दे रहा है। कोई मेरी उम्र का है? अच्छा, कोई अंडर 20 है क्या? अंडर 20 कोई नहीं है, 20 से कम भी नहीं है कोई, और 45 से ऊपर भी नहीं है कोई। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो। एक जैसे लोग एक जैसे ग्रुप में ही मिलते हैं। फैकल्टियों की एज निकालो, 40 प्लस मिलेंगे। जो उससे कम होंगे उसको आप फैकल्टी बनने देंगे नहीं। अरे ये अभी बच्चा कहां से आ गया पता नहीं। बताओ, ऐसा होता है ना। अक्सर पॉपुलेशन में एक जैसे लोग ही मिलते हैं, एक ब्लॉक में एक जैसे ही मिलेंगे। तो आपने एक ब्लॉक को चेक किया तो मतलब एक जैसे लोगों को ही चेक किया, तो वो टोटल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक ब्लॉक में तो एक जैसे लोग मिलेंगे, इसलिए ये मेथड अच्छा मेथड नहीं है। पर रेयर केस में ये भी काम में आ जाता है, कभी कभी ये भी काम में लिया जा सकता है। और एक आखिरी मेथड बता रहा हूं बच्चों, इसका नाम है क्लस्टर। क्लस्टर, इसको अपन कहते हैं जमावड़ा, या क्या कहते हैं, समूह है। क्लस्टर सैंपलिंग, जमावड़ा या समूह है। इसके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, सेम एज ब्लॉक सिलेक्शन। जो आपने अभी ब्लॉक देखा था उसके जैसा ही है, अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है
कि इसमें ब्लॉक का कंटिन्यू होना, लगातार होना आवश्यक नहीं है, किंतु गैप समान होना चाहिए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल 0 से 100, 300 से 400, 715 से 815, ये क्लस्टर सैंपलिंग है। इसमें आप बीच बीच में चीजों को छोड़ भी सकते हो। तो इसमें ब्लॉक का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? क्लस्टर का। और अगर ये होता है ऐसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, तो ये एग्जाम्पल किसका होता? ब्लॉक का। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। चाहे क्लस्टर सैंपलिंग बोल दो चाहे ब्लॉक सिलेक्शन बोल दो, एक ही बात। तो ये आज आपका सैंपलिंग के मेथड भी पूरे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों। नमूना जांच की विधि, उद्देश्यमूलक या निर्णयात्मक विधि। इसमें जांच अंकेक्षक के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है, वो जैसा निर्णय लेगा वैसा होगा। ऑडिटर इसमें पक्षपात कर सकता है। नमूना जांच उसके अनुभव पर आधारित है। दूसरा है बच्चों रैंडम सिलेक्शन, ये पक्षपात रहित होती है क्योंकि सभी मदों के चुने जाने के अवसर समान होते हैं। एक होती है बच्चों स्तरित देव निर्दर्शन, इसमें हम जनसंख्या को छोटे छोटे समूहों में क्या कर लेते हैं? विभाजित कर लेते हैं, जिन्हें स्तर के नाम से जानते हैं। फिर इन स्तर में से देव तौर पे यानी कि रैंडम बेसिस पे सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। इसको स्तरित देव निर्दर्शन विधि कहते हैं। इसमें समूहों की संख्या जिसमें समग्र को बांटा जाता है वो ऑडिटर के निर्णय के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने डेटर्स की कितने ब्लॉक बनाए थे? 4, आप 6 बना सकते हो, ये आपका जजमेंट है। ये कब उपयोगी है? जब पॉपुलेशन में अलग अलग क्या हो? गुण हो। एक जैसे ही है तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ब्लॉक बनेंगे नहीं। व्यवस्थित या अंतराल निर्दर्शन, अंकेक्षर समग्र को नमूना आकार से क्या करेगा? विभाजित करेगा, तो उससे क्या आ जाएगा? उसके पास में इंटरवल। फिर एक व्यवस्थित तरीके से नमूने का चयन करेगा। पहला जो सिलेक्शन लेना है वो देव निर्देशन आधार पर लिया जाएगा, उसके बाद इस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। मौद्रिक विधि मतलब मौद्रिक राशि के आधार पर चयन। ब्लॉक सैंपलिंग मतलब इसमें जनसंख्या को एक निश्चित ब्लॉक या ब्लॉक्स के रूप में बांट दिया जाता है और सैंपल के तौर पे वो ब्लॉक या ब्लॉक्स को ही चयन किया जाता है। ये विधि उचित विधि नहीं है क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि एक ब्लॉक में एक जैसे ही गुण वाले तत्वों का समावेश होता है। इसमें जनसंख्या को एक लगातार ब्लॉक में बांट दिया जाता है। जमावड़ा में और ब्लॉक निर्देशन एक जैसा ही है, फर्क केवल इतना सा है कि ब्लॉक का लगातार होना यहाँ पे आवश्यक नहीं है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो नमूना जांच आप पढ़ रहे हो सैंपलिंग, इसके लिए हम किसके ऋणी हैं? स्टैटिक्स के, क्योंकि स्टैटिक्स में एक चैप्टर आता है कौन सा? सैंपलिंग। इसका जन्म उससे हुआ है। सैंपलिंग की 2 अप्रोच हैं बच्चों, सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकीय। सांख्यिकीय अप्रोच कब मानी जाएगी? जब ये 3 बातें हों। कौन कौन सी? नमूने का चयन देव निर्दर्शन आधार पे हो, जोखिम का निर्धारण प्रायिकता के सिद्धांत पे हो, नमूना जांच के परिणामों का मूल्यांकन प्रायिकता के सिद्धांत पे हो। स्टैटिकल अप्रोच एक वैज्ञानिक और उद्देश्य मूलक है क्योंकि साइंटिफिक अप्रूव्ड है, पक्षपात रहित होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डिपेंड होती है, इसलिए ऑडिटर के लिए सुरक्षात्मक होती है। जबकि नॉन स्टैटिकल या जजमेंटल सैंपलिंग में नमूने का चयन ऑडिटर अपने खुद के निर्णय से करता है, इसलिए ये पक्षपातपूर्ण विधि है, अनुभव पर आधारित है, साइंटिफिक मेथड है नहीं, लेकिन प्रचलित सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका प्रयोग करना क्या है? आसान है। अच्छा ये बताओ मैं ऑडिट में कौन सा अप्रोच अपनाऊं? स्टैटिकल की नॉन स्टैटिकल? ये मेरा निर्णय है। हम कौन सी अप्रोच अपनाएंगे ये अंकेक्षक का पेशेवर निर्णय का मामला है, भले ही संस्था का आकार बड़ा हो चाहे
छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सांख्यिकी अपना लो, छोटे मोटे में निर्णय ले लो, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये ऑडिटर का खुद का निर्णय है। बच्चों इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट और पढ़ा रहा हूं, रूटीन चेक। रूटीन चेक क्या होता है, चलो बता देता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉइंट है पर छोटा सा पॉइंट है। रोजमर्रा की चीजों को चेक करना, ये हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं ऑडिट करने, हम उनको क्या कहते हैं बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, जोड़ बाकी चेक कर लेना, खातों का टोटल मिला लेना, खातों का बैलेंस आगे ले गए कि नहीं लगे चेक कर लेना, सही खाते में खतौनी हो गई कि नहीं हुई चेक कर लेना, प्रॉपर तरीके से वर्गीकरण हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लेना। ये रूटीन का काम है। देखो क्या होता है, जब हमारे पास में नए नए बच्चे आते हैं ना आर्टिकलशिप करने, बड़े जोश में आते हैं, अरे यार सीए कर रहे हैं यार, ऑडिट करने जाएंगे। अभी जैसे एक बच्चा आया मेरे पास, पहला ही दिन था उसका, मैंने कहा बेटा ऑडिट पे भेज दूं, यस सर मेरी बहुत इच्छा है ऑडिट करने की। मैंने कहा जा कैश बुक चेक करना। सर क्या करना है मुझे, कैश बुक के प्रिंट आउट निकालना और उसके जो भी खर्चे हो रखे हैं उन सब के क्या ले लेना, वाउचर, उसका टोटल देखना, इसका टोटल देखना, टिक करते जाना, सब कुछ चेक करना, टोटल वोटल कर कुरा के सब सही है ना, टिकिंग टिकिंग करते जाना, मिलाते जाना। हाँ ठीक है सर। गया वहां पे टिकिंग 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 करता रहा, घंटे भर तो जोश में रहा, ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरी जिंदगी और टिकिंग टिकिंग में ही निकल रही है। फिर घंटे भर बाद में उसने अपने बैग में से ईयरफोन निकाले, मोबाइल में गाना चलाया, ईयरफोन लगा के बैठा बैठा टक 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 आराम से यूं किया जा रहा है। ठीक है, एक आध कोई गलती मिल गई, नोट कर लिया उसने। नेक्स्ट डे आके मेरे को क्या कहता है, सर कोई और काम बताओ मेरे को। मैं कहा क्यों यार, तू तो बाउचिंग कर रहा है। अरे सर कहेंगी बाउचिंग, टोटल कर रहे हैं 2 और 2 4, हाँ सही है, टिक टिक। ये क्या ऑडिट है सर, थोड़ा टेक्निकल चीज बताओ, थोड़ा इंटरेस्ट आए। मैं कहा पहले बेसिक तो सीख ले, पहले बेसिक सीख ले भाई। इसको अंकेक्षक का स्टाफ गठिया स्तर का समझता है, ये क्या टिकिंग टिकिंग हो रही है। लेकिन ये किसी भी मकान को बनाने के लिए जो नींव की जरूरत होती है ना, ये वो नींव है। तो ये इसमें देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसमें किसको चेक करते हैं बताओ, गणितीय शुद्धता को। एक ये पूछते हैं कि सभी अंकेक्षण का क्या है, आधार है। ऑडिट का सबसे मूल ही यही है, टिकिंग टिकिंग तो करनी पड़ेगी, बाकी तो एनालिटिकल प्रोसीजर, भौतिक सत्यापन और ये सब तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, इसको कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्लियर है बच्चों? तो याद आपका ऑडिट प्रोसीजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था कंप्लीट हो गया। कल करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो कल की क्लास और रहेगी ऑडिट की, फिर हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे वापस।